नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई और फिर सांसदों को भी शपथ दिलाई गई। संसद से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से की बातचीत करते हुए कहा कि देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संसद की शपथ ली और इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा भी किया। बता दें कि देश भर में चल रहे नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हंगामे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और ऐसे में आज संसद सत्र के पहले दिन ही इसकी गूंज सुनाई दी। उधर विपक्षी सांसदों का सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों के नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के सांसद संविधान की प्रति अपने हाथों में लेकर आए थे। तो आइए पहले सुनते प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। तो विपक्ष ने नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों पर नारे लगाए। अखिलेश यादव से बात की राजीव रंजन हमारे सहयोगी ने। नीट का मुद्दा को लेकर आप लोग क्या देखिए पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। ये कह रहे हैं कि नीट का जो हुआ है ये लोकलाइज मामला है, जो कार्रवाई करने लोकलाइज नहीं होता है। आप इसीलिए मैंने आपसे कहा, मेडिकल और इस तरह की परीक्षाओं का पुराना इतिहास उठा करके देखिए। बीजेपी की सरकारों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। तो आप लोग का क्या मांगे? दोबारा एग्जाम हो? जो बच्चे चाहते हैं, जो जितने भी नीट, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस परीक्षा है, डॉक्टर है, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो जो बच्चों की मांग है कि परीक्षा हो या नहीं हो, बच्चों की मांग होने। ये थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले, संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी।
और देश की बात में बात अब दलित राजनीति की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी अपनी पार्टी का बना दिया। इसका दलित राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, एक सवाल है। इन लोकसभा चुनावों में मायावती को एक सीट भी नहीं मिलने से उनकी पार्टी के लिए चिंता की बात है। दलित समुदाय देश की आबादी में 17% से ज्यादा है और किसी भी चुनाव के नतीजों में इनके वोट की अहम भूमिका हार जीत में बड़ी रहती है। देश में अनुसूचित जाति के लिए 84 तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो इन 131 सीटों के लिए सभी दल जोर लगाते हैं। इस बार यूपी के नगीना से दलित आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा जीत ने दलित राजनीति को इस प्रदेश में नए आयाम जोड़ दिए हैं। पिछले 10 सालों में यूपी में दलित समुदाय ने बीजेपी का खुलकर साथ दिया, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में ही भाजपा को 8% वोटों का नुकसान हुआ और ये सबसे ज्यादा पिछड़े समुदाय और दलितों से हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस तबके का अच्छा साथ मिला। इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 में से भाजपा को मात्र 27 पर जीत मिली, जबकि पिछले साल 46 जीती थी। वहीं कांग्रेस पिछली बार मात्र 6 जीती थी और इस बार 20 सीटों पर विजय मिली है। तो समझेंगे दलित राजनीति की परतों को, लेकिन पहले मायावती का वो फैसला जिसने हैरान किया, क्योंकि 1.5 महीने पहले ही भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए पार्टी पद से मायावती ने हटा दिया था। ये रिपोर्ट। आकाश आनंद, मायावती के भतीजे। 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन 6 महीने बाद 7 मई को हटा दिया गया। अब एक बार फिर आकाश आनंद मायावती की गद्दी के हकदार बन गए। सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में जो आकाश आनंद कड़े तेवरों के साथ सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, उन्हें मायावती ने ऐन चुनाव ये कहकर अपने पद से हटा दिया कि वो अभी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। ऐसे में महज 1.5 महीने के दरमियान क्या आकाश आनंद इतने परिपक्व हो गए कि मायावती ने दोबारा उनकी ताजपोशी कर दी, या फिर मामला कुछ और है? सवाल ये भी कि क्या आकाश आनंद पहले की तरह कड़े तेवरों वाली राजनीति कर पाएंगे, या 1.5 महीने के भीतर मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी की राजनीति के तौर तरीके सिखा दिए हैं। पूरे देश में वो जाएंगे और देश में जो भी पदाधिकारी हैं उनके रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे माननीय बहन जी। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाने और फिर दोबारा उत्तराधिकारी बनाने के मायावती के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। आकाश आनंद अगर परिपक्व नहीं थे तो उन्हें उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया? अगर वो परिपक्व नहीं थे तो उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया जा सकता था, लेकिन उत्तराधिकारी पद से क्यों हटाया गया? उत्तराधिकारी पद से हटाने के बाद क्या सिर्फ 1.5 महीने में वो परिपक्व हो गए? क्या मायावती पर आकाश को हटाने के लिए कोई दबाव था? क्या आकाश आनंद अब खुलकर अपने तरीके से राजनीति कर पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद के चुनाव जीतने की वजह से मायावती आकाश को फिर आगे लाने को मजबूर हुई? क्या मायावती आकाश को वापस लाकर खुद पर लग रहे बीजेपी की सहयोगी होने के आरोप को हटाना चाहती है? क्या मायावती आकाश आनंद को पार्टी में बड़े फैसले लेने का अधिकार देंगी? इसमें प्रत्याशी चयन का फैसला भी शामिल है। सूत्र बता रहे हैं कि बीएसपी के कुछ हारे हुए प्रत्याशियों ने मायावती से कहा कि अगर चुनाव के बीच में आकाश आनंद को नहीं हटाया जाता तो उतने वोट छिटक कर इंडिया अलायंस को नहीं मिलते जितने बीएसपी से छिटक गए। मायावती को इस बात का भी डर है कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के चुनाव जीतने के बाद अगर आज़ाद समाज पार्टी का विस्तार होता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ सकता है। अब बहन जी के बारे में क्या कहा जाए, कब फैसला कब लें, कब पलट जाएं, तो उनके बारे में कुछ कहना हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए या एक समाजवादी पार्टी के एमपी के रूप में कहना हम मुनासिब नहीं समझते। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बीजेपी पर जमकर हमले कर रहे थे। उनके बयानों को लेकर मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की समाप्ति तक आकाश को पद से हटाकर चुनाव से दूर कर दिया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी, पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया, जो अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है?
हमारी माए बैठी हैं, माँ सुन लो, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। चंद्रशेखर रावण काफी तल्ख तेवर में थे, दलितों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और वह खुद एक बड़े जन समुदाय का समर्थन पा रहे थे। मायावती ने देखा कि अगर आकाश आनंद सिर्फ दलितों की बात करते हुए चंद्रशेखर रावण से मुखातिब होंगे तो उनकी पराजय होगी, तो उन्होंने अपने इस फैसले से दो तरह के अपने स्वार्थ सिद्ध किए। एक, आकाश आनंद को चंद्रशेखर रावण से बचाया, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी रही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीएसपी ने फैसला किया है कि इस बार वो उपचुनाव में भी लड़ेगी। ऐसे में अगर आकाश आनंद उसी तेवर में नजर आते हैं जैसा तेवर उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाया था, तब तो माना जाएगा कि मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में छूट दी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आकाश आनंद की राह आसान नहीं होने वाली। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो दलित राजनीति का कर्णधार कौन? प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। तो जिस तरह से मायावती ने फैसला लिया, अपने भतीजे को फिर वापस ले आई हैं, लोकसभा चुनावों के बाद बहुत कुछ बदला है, खासतौर से दलित राजनीति में। उत्तर प्रदेश हमारे सामने बड़ा उदाहरण है। आपका क्या एनालिसिस? निधि, एकदम सही आपने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है और दलित राजनीति में जो वोटों का विखंडन शुरू हुआ है वो और तेजी से बढ़ रहा है और मायावती को इसकी बड़ी चिंता है और होनी भी चाहिए, और नहीं तो उनका पूरा आधार मटिया मेट हो जाएगा। 9% तक आ गई है वो। और पिछले चुनाव में जिस तरह से और दूसरी जो चुनौती बढ़ी है कि जो दलित वोट है वो 3 भागों में बंटने लगे हैं। जो पहले उसका छोटा छोटा अंश जाता था, अब बड़ा बड़ा अंश जाने लगा है। दूसरा है कि चंद्रशेखर आजाद का इमरजेंस शुरू हो गया है, उससे भी मायावती की राजनीति पर खतरा है, क्योंकि जो जाटो वोट बेस वोट है जो बीएसपी का, उसी में फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगा इनके मजबूत होने से। और उनकी शक्ति अगर थोड़ी भी अगर आगे बढ़ेगी तो मायावती को एक युवा चेहरा चाहिए, जो युवा चेहरा उस प्रभाव को रिड्यूस कर सके और काट सके। आकाश आनंद ने पिछले दिनों जो अपनी छवि दिखाई थी, उससे लग रहा था, और दलित समूह में उनकी बड़ी मांग बढ़ रही थी और वो एक एग्रेसिव आवाज बनकर उभर रहे थे। हालांकि उस एग्रेसिव आवाज की अपनी समस्या थी, मायावती उस समस्या को समझती हैं और एक मैच्योरिटी की मांग वो आकाश आनंद से कर रही थी। मुझे लगता है कि इस बार आकाश आनंद इस तरह के, तो इसलिए आकाश आनंद को लाने की जरूरत पड़ी और आकाश आनंद को लेकर के वो आई हैं। मुझे लगता है मायावती अपनी राजनीति को रीइन्वेंट करेंगी, तभी आगे के समय में रीइन्वेंट 2 लेवल पे, एक तो अपने डिक्शन ऑफ पॉलिटिक्स के लेवल पे, दूसरा लीडरशिप के लेवल पे। लीडरशिप के लेवल पे उन्होंने आकाश आनंद को ला करके घोषित कर दिया है कि हम अपने को रीइन्वेंट करने जा रहे हैं। तो ये 2 बात मुझे लग रही के लिए जा रहे हैं प्रोफेसर बद्री नारायण, लेकिन आकाश आनंद वही आकाश आनंद होंगे, युवा हैं। आप क्या उन पर भी दबाव रहेगा किसी तरह से आचरण या बातें करना? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद जैसे तेज तरार और साफ गोई से अपनी बात रखने वाले, दलित समाज की बात करने वाले नेता हैं। हाँ निधि, देखिए, मुझे लगता है कि आकाश आनंद को अभी सेकेंड फेज में अपने को एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में शो करना होगा। तो एक तरफ उनको एग्रेसिव लैंग्वेज दलितों को मोबिलाइज करने के लिए, और दूसरी तरफ दूसरों में उससे रिएक्शन न पैदा हो जाए, इसकी भी चिंता करनी होगी। तो एक बैलेंस बट एग्रेसिव पॉस्चरिंग के साथ। और दूसरी, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने भी शुरू में बहुत एग्रेसिव टोन से पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने टोन को कूल डाउन किया। तो आपको जो हमारी मायावती जी की जो स्ट्रेटेजी रही है पिछले दिनों से, वो यही रही है कि सर्व समाज को लेके चलना है, तो किसी को हर्ट नहीं करना है और हर्ट नहीं करना है और मैच्योर्ड आधारों पे मोबिलाइज करना है। लेकिन इस बीच में जो उनकी पकड़ ढीली होने लगी, उससे एक एग्रेसिव लैंग्वेज की जरूरत दलितों को में है। दलित राजनीति को गोलबंद करने के लिए, खास करके युवा दलितों को गोलबंद करने के लिए आकाश आनंद उस कमी को पूरा कर रहे हैं और एक नई डिक्शन लेकर के वो बीएसपी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। बस उस डिक्शन में थोड़ी नम्रता, विनम्रता और एक मैच्योरिटी की जरूरत है। क्या जो दलित वोटर है,
प्रोफेसर साहब वो मायावती के हाथ से निकल गया है, क्योंकि अब आकाश आनंद को फिर से प्रयास करना पड़ेगा लाने के लिए, क्योंकि एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गया है, चंद्रशेखर आजाद खड़े हो गए हैं। तो क्या ये काफी देर से कदम लिया हुआ है या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए निधि, अगर आप वैसे व्याख्या करें तो 9% वोट अभी मायावती के पास है 21% दलितों का, तो एक बड़ा परसेंट अभी भी है, आधा के आसपास 50% दलित वोट अभी उनके पास है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है वो एक जगह नहीं हुआ है, कई जगह हुआ है। बीजेपी में भी गए हैं, कांग्रेस में भी गए हैं, समाजवादी पार्टी में भी गए हैं, तो वो जो अलग अलग गए हैं उन्हें फिर से ले आना होगा और ये उनके सामने चुनौती है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है, वो इतना बड़ा वो नहीं है चैलेंज जिसको ना कर पाए। लेकिन हाँ, डिले है, उस प्रोसेस में डिले है और उनको अपने को बहुत एक तरह से नई शक्ति के साथ राजनीति में आना होगा, नई कलेवर, नई भाषा और नए नेतृत्व को शक्तिवान करते हुए आना होगा, क्योंकि मल्टीपल चैलेंजेस हैं आज के बहुजन दलित पॉलिटिक्स के सामने, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और बात करते हैं अब नीट परीक्षा की। नीट परीक्षा पेपर लीक केस सीबीआई ने औपचारिक रूप से अपने हाथों में ले लिया है। 2 सदस्यों की सीबीआई टीम पटना पहुंच गई है। कल ही सीबीआई ने दर्ज एक मामले में एफआईआर की थी। इस बीच नीट पेपर लीक में महाराष्ट्र के लातूर से भी गिरफ्तार आरोपी को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फरार शिक्षक को भी एक हिरासत में ले लिया गया है। देश के अधिकतर एग्जाम कराने वाली एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कौन चलाता है, इसमें कौन है, लाखों छात्रों का भविष्य तय करते हैं। एनडीटीवी आपको बताएगा देश के इस टॉप एग्जाम कराने वाले संस्थान कैसे चलता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षाएं लेने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है। इसके जिम्मे देश की तकरीबन 15 प्रवेश और फेलोशिप परीक्षाएं करवाना है। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। एनटीए की स्थापना 2017 में की गई थी। इसे चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें 14 लोग होते हैं। गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन रिटायर्ड प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं और महानिदेशक रिटायर्ड आईएएस प्रदीप कुमार खरोला हैं। गवर्निंग बॉडी के सदस्यों में आईआईटी के 3 पूर्व निदेशक, एनआईटी के 2 पूर्व निदेशक और आईआईएम के 2 पूर्व निदेशक हैं। सदस्यों में आईआईएसईआर पुणे के निदेशक प्रोफेसर सुनील एस भागवत भी हैं। साथ ही जेएनयू के कुलपति एसडी पंडित, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव, बेंगलुरु में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर गणेशन कन्नीबिरान और पुणे में डॉक्टर हीरा नंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर हरीश शेट्टी भी इसमें हैं। एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, जबकि डीजी प्रदीप कुमार खरोला 1985 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अफसर हैं। वो एयर इंडिया के प्रमुख रहे हैं और बेंगलुरु मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनको 2012 में ई गवर्नेंस के लिए नेशनल अवार्ड मिला। 2013 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आउटस्टैंडिंग पीएम अवार्ड मिला। इसके साथ ही कोर टीम के सदस्यों में टेस्ट आइटम राइटर्स, रिसर्चर्स, साइकोमेट्रिक साइंस और शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं। साफ है कि एनटीए में देश के जाने माने बुद्धिजीवी और एक्सपर्ट हैं जो इस एजेंसी को चलाते हैं। इसके बाद भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आज अडानी एंटरप्राइजेस की 32वीं एजीएम में चेयरमैन गौतम अडानी ने बताया कि 2023 के ग्रुप ने देश की प्राथमिकताओं और ज़रूरतों के अनुरूप चलकर मुनाफे और बड़े प्रोजेक्ट्स को अमल में लाने के लिए रिकॉर्ड बनाए और सब साजिशों और चुनौतियों से लड़ते हुए किया गया। पूरे साल
की कई चुनौतियों को पार करता हुआ अदानी समूह नए कीर्तिमान बना रहा है। ये बात अदानी एंटरप्राइजेस की एजीएम में खुलकर सामने आई। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने बताया कि अदानी एंटरप्राइजेस ने 2023-24 में रिकॉर्ड 82,917 करोड़ का इबिटा हासिल किया। टैक्स चुकाने के बाद 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी 71% का मुनाफा कमाया। अदानी के हवाई अड्डों पर मुसाफिर दोगुने हो गए और 10 पोर्ट पर रिकॉर्ड कार्गो हैंडल किया गया। Our net debt to EBITDA fell from 3.3 times to 2.2 times over the past year. And all of this resulted in an all-time high level of our liquidity for the group, with a cash balance of rupees 59,791 crore. This metrics demonstrated our highly stable infrastructure platform and lead to a series of rating and outlook upgrades. इसी दौरान अदानी समूह ने विराट परियोजनाओं में अपनी महारत साबित की है। रेगिस्तानों में हरित ऊर्जा की नई फसल अदानी समूह की मार्फत लहलहा रही है। हवाई अड्डों और बंदरगाहों में अदानी समूह के प्रबंधन की तूती बोल रही है। जो कभी एशिया का सबसे बड़ा स्लम था, वहां अब सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। धारावी की इस परियोजना से 10 लाख लोगों को गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिलेगा। The world largest redevelopment project in Mumbai's Dharavi has been transformed the world's largest slum over the next decade. Not only will this provide dignity of living to its over 1 million residents, but at the same time, this will build an unmatched ecosystem of a sustainable living and innovation in the heart of Mumbai. सबसे खास बात यह है कि अदानी समूह के लिए ये साल कई चुनौतियों भरा रहा। हिंडनबर्ग के अनाप शनाप आरोपों के बाद किसी भी कंपनी के लिए संभलना आसान नहीं होता, लेकिन कानूनी और आर्थिक दोनों मोर्चों पर अदानी समूह ने बड़ी जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के सारे आरोप खारिज किए। निवेशकों का भरोसा अदानी समूह पर लौटा। समूह ने 17,500 करोड़ के मार्जिन लिंक्ड कर्ज पर प्री पेमेंट भी किया। इस साल 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का मुनाफा रहा। एनडीटीवी के ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39% की बढ़ोतरी हुई है। अदानी समूह द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर यात्री यातायात 8.86 करोड़ तक पहुंच गया। समूह के चेयरमैन ने कहा कि चुनौतियों से जूझने की समूह की ताकत का प्रमाण है। A segment of wasted media, it was designed to defame us, do maximum damage, and erode our hard-earned market value. Given the noise, despite successfully raising rupees 20,000 crores through India's largest ever FPO, we made the extraordinary decision to return the proceeds. अदानी
समूह के अध्यक्ष ने कहा कि स्थिरता की ताकत और सरकार की सही नीतियों से भारत सबसे तेज ग्रोथ के मुहाने पर खड़ा है और दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। साथ ही कहा कि देश की इस विकास यात्रा में इंफ्रा से लेकर सुरक्षा तक में अदानी ग्रुप साथ साथ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पहली बार बने सांसदों की। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं। यूपी में दलित आंदोलन का ये नया चेहरा है। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो हर उस मुद्दे को उठाएंगे जो जनता को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि लोकतंत्र के मंदिर में वंचितों के लिए बड़ी आवाज़ वो बने। हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। फाइनली लोकतंत्र के मंदिर में आप पहुंच गए। हाँ, इसके लिए लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाले सभी महान पुरुषों को धन्यवाद और स्पेशल धन्यवाद भारत के संविधान को, जिनकी वजह से अवसर मिला कि हम इस देश की सबसे बड़े मंदिर में आ पाए। संविधान की कॉपी लेके आ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे यहाँ पर आप? देखिए, हर वो इशू जो जनता को प्रभावित करता है और आज जिन इशू पे बात होनी चाहिए, मैं कभी धर्म की राजनीति में नहीं जाता। मेरी राजनीति हमेशा विषय के आधारित है और मैं हमेशा विषय पे बोलूँगा, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर सबसे ज्यादा जिस बात की तकलीफ आज मुझे है कि वंचित वर्गों पर जो अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अन्याय हो रहा है वो छिपा हुआ नहीं है। अभी 2 लोगों की हत्या जो है परसों ही हुई है गाजियाबाद में, और फिरोजाबाद में पुलिस की इनकी कस्टडी में एक लड़के को मार दिया गया है। जिस तरह के हालात हैं, 2 लड़कों को अलीगढ़ में मारा गया, इतने बुरे हालात हैं, कोई पूछने को रहे। जब लोगों की जीवन बचेगा तभी तो आगे बात होगी। रोजगार तो आप जीवित रहेगा तभी तो रोजगार के लिए उसके लिए लड़ेंगे। समाज के लिए आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ से आप उठ के आए हैं। हाँ, वो बड़ी बात है क्योंकि भारत में पैसे वाले लोग ही राजनीति कर रहे हैं। तो जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनके पीछे बहुत बड़ी लेगेसी नहीं है, उनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। मैं उनमें से एक। आपके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी बात होगी जिस तरह आपने संघर्ष किया है। हर जगह पर जहाँ भी दलितों का मुद्दा होता है, अल्पसंख्यकों का मुद्दा होता है, गरीबों का मुद्दा होता है, हर जगह पहुंचते हैं आप। उनके लिए भी बड़ी मैं कोशिश करूंगा लोकतंत्र के मंदिर से एक मजबूत आवाज उठे हर उस वंचित के लिए जो उम्मीद कर रहा है कि उसके लिए कोई बोले, और मैं उनकी आवाज उठाने के लिए जिनकी आवाज कोई उठा नहीं रहा है। मायावती जी ने आकाश को फिर से जो है उससे संयोजक बना दिया बीएसपी को लेकर, क्या बोलेंगे आपके? उनकी पार्टी का निर्णय है, मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बागपत से चुनकर आए आरएलडी के राजकुमार सांगवान भी पहली बार संसद पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार लोकसभा आकर काफी अच्छा लगा। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। मेरे साथ राजकुमार सांगवान है जो पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं बागपत जैसी हाई प्रोफाइल सीट से। पहली बार आप आज लोकसभा में गए, कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा लगा। सभी सदस्य वहाँ पहुँचे हैं। आज ओथ का दिन था, पहला दिन था। कुछ लोगों की ओथ आज हुई है, बाकी कुछ कल होनी है। तो अच्छा लगा संसद को देख के भी। बड़ी देश की बड़ी संसद है जो देश के बारे में, आम जनता के बारे में, देश की खुशहाली के बारे में, किसान मजदूर गरीब गांव सबकी चर्चा होगी, बात होगी, फैसले होंगे। अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो पहली बार आप गए आज गैलरी? पहली बार गए गैलरी में और अच्छा लगा। सदन अंदर जाना, देखना, उसको सभी सदस्यों से मिलना जुलना अच्छा लगा। और कुछ आगे के लिए सोचा है क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोगों ने आपको सौंपी है। आगे के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। मैंने तो कहा है जितना बुद्धिजीवी वर्ग हैं सबके साथ बैठकर वहाँ चर्चा करेंगे और जो समस्याएं, जो मुद्दे वहाँ के हैं, हम उन पर विचार विमर्श करने के बाद में और उन्हीं की सलाह के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे कि जो हम किन को प्राथमिकता के आधार पर करें और कैसे आगे बढ़ें। तो उन सब लोगों से चर्चा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है। दिल्ली से सटे जो दूसरे इलाके उन्होंने काफ़ी प्रगति की है। अगर आप गुड़गांव की को देखें, नोएडा को देखें, फरीदाबाद को देखें, बागपत थोड़ा पीछे छूट गया है। ये बात मैं उसी दिन से कह रहा हूँ जब मैं चुनाव प्रचार के लिए गया और चुनाव लड़ने के लिए, तो मैंने कहा कि पड़ोस का राज्य है हरियाणा और सोनीपत वहाँ से सटा हुआ है हमारी बागपत से। वहाँ में हमारे बागपत में काफ़ी अंतर है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
का जो विज़न है विकसित भारत, और मेरी सोच भी ये है कि विकसित बागपत। और मुझे भरोसा है कि जब विज़न इतना बड़ा है प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, तो मुझे भरोसा है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और विकसित बागपत कैसे बने, उसके लिए उनका पूरा सानिध्य आशीर्वाद मुझे मिलेगा। चौधरी जयंत जी के मार्गदर्शन में मैं काम करूँगा और अब बागपत में कुछ कोशिश करेंगे, कुछ बेहतर हो, नया हो, नौजवान के रोज़गार के अवसर हों, बीमार इंसान को बेहतर इलाज की व्यवस्था वहीं पर हो, अच्छे शहर का वहाँ पर कोई निर्माण हो, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में करेंगे।